ओके गाइस, तो एडवांस कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग के अंदर हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे दैट इज एरोबिक एनर्जी सिस्टम और एनारोबिक एनर्जी सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग में कैसे यूज़ होती है। अब जो पहला पॉइंट जो आपको समझना है दैट इज़ एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, कार्डियोवैस्कुलर मीन्स जो आपके हार्ट को, ठीक है, आपका हार्ट, आपके लंग्स, इनके ऊपर जो ज़्यादा काम करती है। तो जब भी हम कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग की बात करें, एरोबिक कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग कौन सी है और एनारोबिक कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग कौन सी है? एनीवन, आप में से कोई बता सकता है? यस सर, एरोबिक मतलब लॉन्ग टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो और जो अपना स्पीड और पावर लग रही हो वो नॉर्मल लगे, काफ़ी कम लग रही हो, नॉर्मल लग रही हो। और एनाबॉलिक में है कि अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर का यूज़ कर रहे हैं, बट हाँ उसका मतलब टाइमिंग कम से कम, ड्यूरेशन कम होता है। गुड। एनारोबिक नहीं, एरोबिक, एनारोबिक। सो एक्चुअली कॉन्सेप्ट यही है जो आपको समझना है। एरोबिक का मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन। तो जितनी लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर आपकी इंटेंसिटी, स्पीड तेज़ नहीं हो सकती, आपकी इंटेंसिटी हमेशा कम ही रहेगी। ठीक है, अगर आपको बोला जाता है कि आपको 20 किलोमीटर तक भागना ही भागना है, जॉब करना ही है, तो आप तेज़ नहीं भाग पाओगे ना। तेज़ भागोगे तो आपको पता है यार 2 मिनट में रुक जाऊंगा मैं, उसके बाद क्या। तो जितनी भी लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम लोग इंटेंसिटी कम रखते हैं, थोड़ी स्लो रखते हैं। ठीक है, यही चीज़ अगर मेरे को सिर्फ जॉगिंग करना है, मुझे कोई कम्पीट नहीं करना है, आई एम नॉट कम्पीटिंग विद एनी वन, तो मैं बड़ा आराम से स्लो भागता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट एथलीट्स, 10 रनर्स हैं और 10 रनर में से 20 किलोमीटर में कौन फर्स्ट आता है, तो ये सबके सब एथलीट एक ऐसी पेस मेंटेन करना चाहेंगे जो अच्छी खासी फास्ट हो और दूसरे को पीछे छोड़ सके और पूरे 10 किलोमीटर कंप्लीट भी कर लें। ठीक है ना, एक ऐसी पेस पे चलना चाहेंगे। एग्जाम्पल, आपको एक कार दी जाती है, रेसिंग कार, ठीक है, उस रेसिंग कार के अंदर लिमिटेड 5 लीटर फ्यूल डाला है और आपको बता दिया गया है भाई साहब अगर आप ये कार 20 से 30 के बीच में चलाओगे तो ये एवरेज देगी बेस्ट, 40 से 50 में एवरेज कम हो जाएगी, 50 से 60 में और कम हो जाएगी, जितना आप तेज़ स्पीड करते रहोगे एवरेज कम हो जाएगी। अब मैंने आपको 5 लीटर तेल दिया है, 5 लीटर तेल में मैक्सिमम ये 20 किलोमीटर कवर करेगी। एग्जाम्पल कि मैक्सिमम 20 किलोमीटर कवर करेगी। अब आप कितनी स्पीड पे चलाना चाहोगे उसको? एक ऐसी स्पीड पे रखोगे कि आपको मैक्सिमम एवरेज मिले, है ना। तो आप 20 to 30 की एक ऐसी स्पीड मेंटेन करोगे जिसमें आप मैक्सिमम दूर तक जा सको। जैसे आप 40-50 पे जाओगे तो आपको पता है मैं 10 किलोमीटर कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा, पहली कार रुक जाएगी, तेल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल तो रहता है, लेकिन ऑक्सीजन, जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, फास्ट रनिंग करोगे तो क्या होता है, जितनी आपको ऑक्सीजन चाहिए सप्लाई कम होती है, उतनी नहीं मिलती आपको, उससे कम मिलती है। अगर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, बॉडी ज़्यादा डिमांड कर रही है ऑक्सीजन की, बट जो सप्लाई मिल रही है वो बॉडी को कम मिल रही है, जिसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाएगा, मसल जल्दी थक जाएगा और रुकना पड़ेगा। तो हमें ये लेवल लाना पड़ता है कि जितनी बॉडी की डिमांड है जितनी बॉडी को सप्लाई है डिमांड उतनी रखी जाए, जितनी सप्लाई है डिमांड भी उतनी रखी जाए ऑक्सीजन की, ताकि आप चलते रहो देर तक चलते रहो। जहाँ पे आपने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ाते क्या हुई, डिमांड बढ़ गई, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ाते ही सप्लाई कम हो गई तो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा और आपको रुकना पड़ेगा थोड़ी देर बाद। ठीक है ना। क्वेश्चन है बोलो। सर, कार्डिक मसल्स के अंदर जैसे हार्ट बीट्स होती है नॉर्मली 1 मिनट 60 सेकंड में 68 to 72 नॉर्मल हार्ट बीट, राइट? हाँ, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हार्ट बीट कितनी हो सकती है और एक एथलीट अपनी हार्ट बीट कितनी लो कर सकता है? कितनी लो कर सकता है? सी, लो तो रेस्टिंग हार्ट रेट होती है, वो तो आप रेस्टिंग में ही मेजर कर सकते हो कि रेस्टिंग हार्ट रेट लो कर सकते हो, हो जाती है।
कितनी लो हो सकती है इसका कोई आई एम नॉट श्योर कि मैक्सिमम कितनी लो जा सकती है। मैंने यौगिक जो योगा करने वाले लोग देखे हैं उनकी 40 तक भी देखी है, जो आई हैव हर्ड 40 तक जाती है। एथलीट्स में बात करें, जितना मैराथन टाइप रनर है, साइकिलिस्ट हैं जो लॉन्ग रनर्स होते हैं अच्छे लेवल के, उनकी 60s के आसपास होती है, 60-65 की रेंज में आ जाती है रेस्टिंग हार्ट रेट। आई एम टॉकिंग अबाउट रेस्टिंग, एक अच्छे लेवल के एथलीट्स की बात कर रहा हूँ। अभी आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट आप कैलकुलेट करके देखो 70 to 80 के बीच में होगी। 60 to 80 इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल, 60 to 80 इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल। बट जितना 60s की तरफ है, जितना आप 60s की तरफ जाओगे उतना वो इंसान फिट है, ठीक है, उतना वो इंसान कार्डियोवैस्कुलरली ज़्यादा फिट है, और जितना 80s की तरफ आएगा अनफिट है। 80s तक नॉर्मल बोलते हैं बट 80s के आगे अनफिट है। भाई सेट के जो हम भागते हैं राइट, ठीक है, जैसे मैं मैराथन भाग रहा हूँ या फिर कोई लॉन्ग रेस भाग रहा हूँ, उसके अंदर मेरी हार्ट रेट है कितनी मैक्सिमम इंक्रीज? हाँ, इंक्रीज कितनी हो सकती है, एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हार्ट रेट का 220 माइनस एज, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई होता है कि मैक्सिमम कितनी लेके जा सकते हैं किसी इंसान की। कोई इंसान 20 साल का है मेरे पास आता है और 20 साल के लड़के को हम ट्रेन कर रहे हैं, तो उसको मैक्सिमम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, 220 माइनस एज, मतलब 220 माइनस 20 किया तो 200 उसका मैक्सिमम हार्ट रेट है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंड्योरेंस ट्रेनिंग इज ऑलवेज 60 to 70% के बीच में। अगर हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे बात करें और उसको लॉन्ग टर्म रन करना है, मैराथन रन करना है, तो उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट का 60 to 70% पे हमें उसको रखना ही रखना है। समझ रहे हो, मैं मैराथन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे उसको लॉन्ग टर्म भागना है, जहाँ पे उसको बहुत स्पीड से नहीं भागना। वो स्पीड्स की नहीं, मैं जैसे अगर नॉर्मल पर्सन है वो डेली जॉगिंग करता है राइट, तो वो जॉगिंग करते हुए अगर उसकी हार्ट रेट शूटिंग के अंदर काफ़ी स्पीड बढ़ जाती है, सो व्हाट कैन बी, कितनी बढ़ती है, सी वही बता रहा हूँ ना, वो पहले उस इंसान की एज क्या है, अप्रॉक्सीमेट क्या एज होगी। जैसे बीपी होता है ना, किसी का बीपी हाई होता है, बीपी हाई में रहता है, तो उसकी हार्ट रेट बढ़ना उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। सी बीपी और हार्ट रेट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट सिनेरियोज हैं, ठीक है। बीपी मतलब प्रेशर है, प्रेशर बढ़ गया है, हार्ट प्रेशर कर रहा है, प्रेशर ज़्यादा बना रहा है। हार्ट रेट मतलब कि वो स्पीड कितनी स्पीड से चल रहा है। तो हार्ट रेट ज़्यादा जल्दी बढ़ रही है या एकदम बढ़ती है, इट मीन्स वो अनफिट है, ही इज़ नॉट दैट फिट कि वो जल्दी वो कर पाए। तो इसलिए मैंने पूछा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई इंसान 30 ईयर ओल्ड है, तो 30 ईयर ओल्ड की मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होगी, 220 माइनस 30 दैट इज़ 190। 190 तक वो इंसान अपना हार्ट रेट लेके जाएगा तो ही इज़ सेफ, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 190 तक ही कैन डू। अब किसी इंसान का जॉगिंग में 190 जा रहा है, मीन्स इज़ वेरी अनफिट, समझ रहे हो। अगर वो जॉगिंग ही कर रहा है उसका 180 170 जा रहा है, दैट इज़ अनफिट। बट अगर कोई अच्छा तेज़ भाग रहा है, ही इज़ अ रनर, स्प्रिंटर, स्प्रिंट मार के अपनी हार्ट बीट उसकी 180 190 जा रही है, देन दैट इज़ फाइन। आप जो पूछना चाह रहे हो वो किसके रिलेटेड पूछना चाह रहे हो, एक ट्रेंड एथलीट की या एक अनट्रेंड बंदे का पूछ रहे हो? ट्रेन एथलीट के लिए नहीं पूछना, जनरली क्योंकि आज के टाइम पे सिम्टम्स है कि मैक्सिमम जितने भी हैं उनका बीपी हाई बहुत। हाँ, मैं वही मतलब बीपी इज समथिंग डिफरेंट। तो पहले तो ये सोचो बीपी हाई का रीज़न क्या होता है। 2 रीज़न होते हैं बीपी हाई के मेनली। इधर कोई ना कोई वेन या आर्टरी ब्लॉक है, उसका पंप मतलब पीछे से ब्लड आ रहा है और यहाँ से आगे नहीं जा रहा, अगर पीछे से ब्लड आ रहा है यहाँ से आगे नहीं जा रहा, तो उसको आगे भेजने के लिए हार्ट को प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है, हार्ट को ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। तो जैसे ही कोई एक्टिविटी शुरू करेगा कोई इंसान और उसका कोई ब्लॉकेज है, थोड़ी बहुत ब्लॉकेज है, तो उसका बीपी भी बढ़ेगा और हार्ट रेट भी बढ़ेगी। अब वो हार्ट प्रेशर ज़्यादा लगा रहा है बट यहाँ से आगे रुक रहा है, थोड़ा रुक रहा है, रुक के जा रहा है एक जगह से, किसी एक पॉइंट से रुक के जा रहा है, तो बीपी बढ़ जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। तो ऐसे इंसान को, किसी भी इंसान को अगर उसका हार्ट रेट एकदम से जल्दी बढ़ता है तो उनको बोला पहले स्टार्ट विद वॉकिंग, वॉकिंग से धीरे धीरे जॉगिंग, जॉगिंग से धीरे धीरे पेस, मतलब उनका लेवल पहले आपको कम रखना है, समझ रहे हो। कभी भी एकदम से हार्ट रेट शूट होना या बीपी शूट होना इज़ नॉट गुड। इसका सीधा मतलब ये है कि उसके हार्ट में, उसकी आर्टरीज में, या फिर उसके जो हार्ट में आर्टरीज सप्लाई करते हैं ब्लड या ऑक्सीजन, वहाँ पे दिक्कत है। तो उन सब लोगों के साथ जो ऐसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं,
हमें स्टार्ट कैसे करना है, हमने पढ़ा था कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वाला चैप्टर पढ़ा था, स्पेशल पॉपुलेशन। एक 3-4 तरह की दिक्कतें होती हैं आर्टरीज में, हार्ट में। तो अगर किसी के साथ भी दिक्कत है तो लो टू मीडियम कार्डियो कराना है। लो मतलब लो लेवल, वेरी लो, वॉकिंग से स्टार्ट कराओ। सर 10 मिनट वॉक करो, 20 मिनट वॉक करो। धीरे धीरे क्या होता है, जब वो एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं तो उनका जो ब्लॉकेज वगैरह है वो क्लियर होनी शुरू हो जाती है। फिर डाइट में चेंजेस लानी पड़ती हैं। अब ये भी देखना इंपॉर्टेंट है यार, ये इस इंसान को क्यों हो रहा है, उसका रीज़न तो डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा कि वो थोड़ी सी वॉक करता है और हार्ट रेट बढ़ रहा है तो ईसीजी होगा, हार्ट के टेस्ट होंगे, तो एग्जैक्ट रीज़न पता चल पाएगा कि क्यों हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? सो गाइस, द मेन कंसर्न कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग। अब हम बात कर रहे हैं एथलीट की जो फिट है, जिनको कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलना है। अब मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे समझ लो, हम ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वी ऑल आर देयर, और हमको बोला जाता है यार 10 किलोमीटर की रेसिंग है, 10 किलोमीटर तक आपने रेस करना है। कैसे शुरू करोगे? जुप भागते हुए जाओगे, या मैनेज पेस के एक पेस मैनेज करूँ जिसको मैं देर तक चला सकूँ, और ऐसी पेस कि दूसरों को मैं हरा भी सकूँ, है ना। आप अपनी लेवल से, अपने तरफ से बेस्ट अप्लाई करोगे। तो एरोबिक जहाँ पे आपकी डिमांड ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से बराबर है। सप्लाई तो लिमिटेड है ना, हमारे लंग्स की कैपेसिटी है, लंग्स की एक कैपेसिटी है, लंग्स उतना लिमिटेड ही सांस लेंगे और आपकी बॉडी को देंगे। ठीक है, बट जब आप ज़्यादा काम करोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, ज़्यादा स्पीड से काम करोगे डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम होगी, तो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप एरोबिक से एनारोबिक में शिफ्ट हो जाते हो, एरोबिक एक्टिविटी से एनारोबिक शिफ्ट हो रही है। तो एरोबिक एक्टिविटी कहाँ तक रहती है? एरोबिक एक्टिविटी रहती है आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट का 60 to 70%। कॉम्पिटिटिव एथलीट्स में मैक्सिमम हार्ट रेट है उसका 200 का 60%, 60 इज 120। तो 120 पे अगर वो वर्कआउट कर रहा है कंटिन्यूसली, 120, 130, वो एक अच्छी ठीक ठाक लेवल का स्पीड होगा, 120, 130, वो होता है एरोबिक। उस बंदे का कॉम्पिटिटिव लेवल, अच्छे लेवल पे। और किसी को कॉम्पिटिशन नहीं लड़ना, नॉर्मल जॉगिंग कर रहा है, तो वो 100 पे भी कर सकता है। वही जॉगिंग धीरे धीरे करेगा तो हार्ट रेट बहुत नहीं बढ़ेगा, 100 तक ही रहेगा। समझ रहे हो, दोनों एरोबिक में आ रहे हैं। बट जहाँ पे कंपटीशन आ रहा है तो वो क्या करता है, वो अपनी ऑक्सीजन की डिमांड उतनी रखता है जितनी उसको सप्लाई मिलती रहे। ऐसा ना हो कि उसको हाँफना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, रेस्ट लेना पड़ रहा है। रुकना नहीं है, कंटिन्यूस करनी है। अगर रुक गया तो दिक्कत है ना। तो दैट इज एरोबिक, कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म, बट स्टिल एक लेवल ठीक ठाक होना चाहिए, पेस ठीक ठाक होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव लेवल पे। एनारोबिक, एनारोबिक वो लेवल है जहाँ पे अब आपने स्पीड ज़्यादा कर दी है और ड्यूरेशन आप ज़्यादा दूर नहीं जाना, आपको थोड़ा कम ड्यूरेशन यूज़ करना है। जैसे 800 मीटर की रेस हो गई, 800 मीटर की बहुत अच्छी रेस होती है, मतलब इट्स ए गुड लॉन्ग डिस्टेंस, बट और 800 मीटर में आप पेस ज़्यादा रख सकते हो बजाय मैराथन के। मैराथन में पेस कम होगी, 800 मीटर में पेस बढ़ा दोगे, 400 मीटर में और पेस बढ़ा दोगे क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया, 200 मीटर आएगी तो और पेस बढ़ जाएगा, 100 मीटर और फुल स्पीड से भागेगा। तो जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा उतना आप ज़्यादा पावर लगा सकते हो। आपको पता है कि यार कम डिस्टेंस के लिए भागना है तो पावर ज़्यादा लगाओ, ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा एनर्जी लगाओ। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है आप क्या करते हो, आप एनर्जी ज़्यादा लगानी शुरू करते हो, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है बट एक लिमिटेड सप्लाई एक लिमिटेड लेवल पे आपको मिलेगी ऑक्सीजन की, तब एक लेवल पे ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन की कमी मसल्स में होती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड बनने की वजह से आपके मसल्स थक जाएंगे और आपको रुकना पड़ता है। और रुकने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले काम सांस भरते हैं, ज़्यादा भरते हैं। क्यों? इसको बोलते हैं जो ऑक्सीजन की कमी थी उसको पूरा कर रहे होते हैं। जो मसल्स को ऑक्सीजन की कमी थी, नहीं मिल पा रहा था, तो वो सांस भर भर के हम उसको पूरा कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आपका लेवल प्रॉपर आ जाता है आप रिकवरी मोड में आ जाते हो और फिर आप दोबारा रेडी हो जाते हो कि अब मैं ट्रेन कर सकता हूँ। तो 2 से 3 मिनट की रेस्ट चाहिए होती है जिससे कि आप दोबारा रिकवरी मोड में आ जाओ। तो एनारोबिक मतलब वो कार्डियो एक्सरसाइजेज जिसमें आप एक अच्छी स्पीड पे करते हो, जिसमें स्पीड ज़्यादा है, ड्यूरेशन कम है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से आप लंबी ड्यूरेशन नहीं कर सकते, है ना। आपकी 80-90% की स्पीड से आप बहुत लंबी ड्यूरेशन नहीं कर सकते। तो एनारोबिक वेयर ड्यूरेशन इज लेस बट स्पीड और इंटेंसिटी इज हाई, दैट इज एनारोबिक।
तो कहीं ना कहीं जब हम ट्रेनिंग करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, तो एरोबिक से स्टार्ट करके एनारोबिक की तरफ लेके जाते हैं एथलीट को, ठीक है। तो बीच का एक जगह ऐसी होती है जो एरोबिक और एनारोबिक साथ साथ चल रहे होते हैं। थक गया तो भाई एरोबिक में ट्रेनिंग कर, जैसे ही रिकवर हो गया एनारोबिक में आ जाओ। इंटरवल ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं इंटरवल ट्रेनिंग, फास्ट स्लो। आपने फास्ट जा रहे हो, एनारोबिक में ट्रेन कर रहे हो अपने आप को, और फिर क्योंकि आपको स्टेमिना बनाना है, रुकना नहीं है, तो आप कहते हो यार स्लो हो जा, लेकिन रुकना नहीं है, कंटिन्यूस चलता रहे, जॉग करता रहे। दैट इज़ कॉल्ड इंटरवल ट्रेनिंग। तो इस इंटरवल ट्रेनिंग से हम कैपेसिटी बढ़ाते हैं, एथलीट की कैपेसिटी। अब इवन जो मैराथन रनर्स हैं, लॉन्ग रनर्स हैं, उनको भी हम इंटरवल ट्रेनिंग कराते हैं ताकि उनकी स्पीड डेवलप कर सकें, उनको ज़्यादा तेज़ भागने की आदत, स्पीड, मसल को वो एक्सर्शन आ सके, तो उनको स्पीड ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन उनकी मैक्सिमम जो ट्रेनिंग होगी, 70% जो ट्रेनिंग होगी वो किस पे होती है? एंड्योरेंस पे। 30% होती है स्पीड पे, ताकि वो स्पीड डेवलप कर सकें, ज़्यादा तेज़ भाग सकें। समझ रहे हो? ऐसे ही जो एथलीट फुटबॉलर्स हैं जिनको थोड़ी देर भागना है लेकिन बहुत तेज़ भागना है, फुटबॉलर को 90 मिनट तक गेम खेलनी है, तो उसको हम 60 to 70% स्पीड में काम कराते हैं, बट 30% एंड्योरेंस भी कराते हैं, एरोबिक ट्रेनिंग भी कराते हैं, ताकि उसका स्टेमिना, उसके लंग स्टेमिना, मसल्स में वो सब चीज़ें बनी रहे। क्लियर है एरोबिक एनारोबिक का? हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही किसी की भी? कॉन्सेप्ट थोड़े से समझने वाले जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, जिन्होंने एथलीट लेवल पे ट्रेनिंग किया, वो समझ जाएंगे। नहीं कि आप पूछो और फिर डिस्कस करेंगे। हाँ नवीन, कुछ कह रहे हो? क्लियर है? सर मैंने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं सबके लिए, आई थिंक सबको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ओके, वो हेलो, हाँ जी, ठीक है सर, क्लियर है, ऑल थिंग इज क्लियर। अब बात करेंगे कि कैसे एरोबिक सिस्टम में, एरोबिक एनर्जी सिस्टम में ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे करते हैं ट्रेनिंग। ठीक है, अगर मेरे को किसी का एरोबिक सिस्टम लॉन्ग टर्म, कोई एंड्योरेंस करना चाहता है, कोई ऐसा एथलीट है जो मैराथन रनर या 10 किलोमीटर की रनिंग करना चाहता है, तो उसको कैसे ट्रेन किया जाए। तो सबसे पहले आता है कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग। पेज नंबर 23 पे आप देखोगे एरोबिक एनर्जी सिस्टम। 23 पे ना लास्ट में एरोबिक एनर्जी सिस्टम है, उसमें 4 तरह की ट्रेनिंग है। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, रेपिटेशन ट्रेनिंग, फार्टलेग ट्रेनिंग। ये 4 तरह की ट्रेनिंग में से जो पहली 2 ट्रेनिंग्स हैं, ये प्योरली एरोबिक है, कॉन्टिन्यूस एंड इंटरवल। इंटरवल में भी कहीं ना कहीं एनारोबिक आ जाती है, बट अगर हम एरोबिक की बात कर रहे हैं, एरोबिक में रहते हुए इंटरवल करना है। मतलब एरोबिक में रहते हुए इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि एरोबिक में रहते हुए आपको बहुत हाई स्पीड में नहीं जाना, थोड़ी हाई स्पीड पे जाना है, फिर वापस, फिर हाई, फिर वापस, फिर हाई, क्योंकि आपको देर तक भागना है ना। आपको 10 किलोमीटर तक भागना है, तो उस हिसाब से रखना है पेस। लेकिन पेस, स्पीड में भागने के लिए कुछ ऐसे मसल्स हैं हमारी बॉडी के, थाइज के, आपके शोल्डर्स के, अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो आप स्पीड में भाग ही नहीं पाओगे। कभी स्प्रिंट मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि थाई में कितना पेन आता है। पूरे लेवल पे अगर आप स्प्रिंट मारते हो ना, योर थाई मसल्स बिकम सो गुड। हम लोगों ने, क्योंकि हमारे टाइम पे जब हम बैडमिंटन खेलते थे, ऐसा कोई जिम्स वगैरह में नहीं जाते थे, वी वर जस्ट डूइंग स्प्रिंटिंग कर लिया, फ्रॉग जंप्स कर लिए, सब ये एक्सरसाइज करते थे। और जितने भी आप बैडमिंटन प्लेयर्स को देखोगे, इनकी थाइज इतनी मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी थाइज होती हैं, ऊपर से लीन होते हैं, क्योंकि ऊपर का हाथ स्मैशिंग के लिए चलता रहता है। अपर बॉडी लीन होती है, लोअर बॉडी ज़्यादा अच्छी होती है, थाइज अच्छी होती है। और किससे बनती है? स्प्रिंटिंग से। स्प्रिंट कर करके वो मसल्स बहुत अच्छे बनते हैं। स्प्रिंटिंग में इतनी पावर होती है। तो जब तक ये स्प्रिंटिंग नहीं करेगा कोई इंसान, तब तक उसके वो मसल्स डेवलप नहीं होंगे और वो स्पीड नहीं पकड़ पाएगा। अगर आप सिर्फ जॉगिंग स्लो करते रहोगे ना, तो स्पीड में भागने वाली ट्रेनिंग नहीं कर सकते। थोड़ा स्पीड अप करना होगा तो नहीं कर पाओगे। तो
अगर आपने अपने मसल को स्पीड ट्रेनिंग दे रखी है तो आपका मसल एक बहुत स्पीड पे नहीं बट इतनी स्पीड पे देर तक काम कर लेगा, क्योंकि उसके पास वो एनर्जी सिस्टम काम कर लेगा। इसको समझने के लिए मैं बार बार बोलूँगा, आपको ट्रेनिंग्स देखनी पड़ेंगी। आप यूट्यूब पे ट्रेनिंग्स देखो, एथलीट्स की ट्रेनिंग्स देखो क्या होती है, कैसे करते हैं, ठीक है। जब ट्रेनिंग्स देखोगे तो आप समझ पाओगे। सो गाइस, सबसे पहला जो कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग है वो क्या है? कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग का मतलब हो गया लॉन्ग स्लो डिस्टेंस। आपको कॉन्टीन्यूसली देर तक भागना है। दैट कुड बी 60 मिनट्स टू 120 मिनट्स, कम से कम 1 घंटे से 2 घंटे तक। दैट इज़ कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग। एथलीट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हम उन क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहे हो जिम में आते हैं, ठीक है। एथलीट्स को घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भागना है। कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग आपके मसल्स को क्या देता है? वो ऐसा एनर्जी सिस्टम की आदत बना देगा बॉडी में कि वो आपका मसल देर तक, 1-1.5 घंटे तक भागने की कैपेसिटी रखे, भाग सके। मसल थक जाते हैं, मतलब आप भागोगे ना, देखना कंधे वंधे, पीठ वीठ सब थक जाती है। आपको लगेगा सिर्फ टांगों से भागते हैं, फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है।